ओके सो जिन लोगों को डाउट है, मतलब मॉक टेस्ट 12 हमने कल हाफ किया था ना, मॉक टेस्ट 12 का जो डाउट डिस्कस किया था, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे जो रह गए, वो आप चैट में है ना लिखो, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। सर आपने लिखा था डाउट क्लास, तो डाउट सब लोगों ने डाउट भेज दी सर, मतलब हाँ डाउट भी होगा, कोई बात नहीं, डाउट भी करते हैं। तो पहले क्या डाउट करेंगे नहीं? तो इसका वो हो जाएगा अगर मैं देखता हूँ, चलो डाउट का क्या है देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक्चुअली मेन दिक्कत ये 7 बज गया है, अब डाउट करेंगे तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा, फिर उसका 1 घंटा ही बचेगा, 1 आवर। क्या डाउट है आप लोगों का, इसमें क्या है, किसको ये डाउट है? हाँ हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन जो भेजा लिंक के बाद, तो कुछ और इंफॉर्मेशन होगा ना इसमें, व्हाट डज इट मीन। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि प्रॉब्लमेट, सो इंफॉर्मेशन क्या है, ये आधा अधूरा क्यों बता रहे हो आप? लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 0, ये लिखा हुआ है ना, इज हाफ। सो व्हाट इज द डाउट, जिनका डाउट है बताओ, इसमें क्या डाउट है आपको, अनम्यूट करके बताओ। कौन है ये 7827 वाला नंबर जिनका है, क्या लिखते हो तुम लोग नाम, सागर, टाइगर, क्या है पता नहीं, तो है नहीं क्लास में, चलो। हाँ सयानी, आपका क्या डाउट है इसमें? सर ये ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब इसका मार्जिनल नहीं निकाल पा रही हूँ सर। तो हमने सॉल्व किया होगा डाउट क्लास में इसको। नहीं नहीं, आपने सिर्फ ए और डी किया है, सी और डी नहीं किया। सीओडी बाद में किया है, आपने सारे वीडियो नहीं देखे होंगे, आप अगर देखोगे तो 2023 के सॉल्यूशन के 5 वीडियो हैं, तो आखिरी वाले जब देखोगे आप लास्ट 2 वीडियो, तो उसमें सिर्फ डाउट डाउट डिस्कस हुआ है। पहले जब मैं सर मैंने डिस्कस, देखा ऐसे नहीं है सर ये। क्यों नहीं है, मैंने सॉल्व कराए हैं क्लास में जहाँ तक मुझे याद है। सर नहीं सर, आपने सिर्फ ए और डी बोला है, सी डी नहीं बोला है सर आपने। हाँ तो सीडी आप ट्राई करो ना, सीखोगे कब। तो सर सी डी से नहीं हो रहा है सर, बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। एक बार मुझे फोटो भेजो जरा, कितनी बार ट्राई किया है, जब भेजो वो सारे फोटोज भेजो मुझे, फोटो खींच के जितनी बार आपने ट्राई किया है, जरा देखें हम कितनी बार किए हो। और आई डाउट एक बार भी आपने ढंग से नहीं किया होगा, मुझे पता है क्योंकि सर एक पर्सनल भेजा है, वो देखना एक बार। उसमें भाई एन का यूएमबी निकालना आता है थोड़ा बहुत ट्राई किए थे, नहीं बन पा रहा उससे, वो एन का भी नहीं बन पा रहा। वो एक आरबीआई डीएसआई में पेपर में देख ली ई की पावर एन का, एन का भी सही से बन नहीं पा रहा। पर मतलब उसमें थोड़ा बहुत गूगल वगैरह पर देखे थे हम, तो उसमें तो ऐसा कुछ दिया है गूगल में, तो n+1 बाई एन डॉट एक्सएन -1 ये करके कुछ दिया है। तो बुक में सॉल्यूशन काहे नहीं देते, बुक का हेल्प काहे नहीं लेते? हाँ राव ब्लैकवेल का x1 क्या राव ब्लैकवेल का x बार बाई xn से निकाल रखा है, ऐसा कुछ करके है क्या बुक? इसका बुक देखो, इसका सॉल्यूशन इसमें है, वीके रोहतगी वाले बुक में है, जाके कंप्लीट सफिशिएंट निकाल सकते हो तुम। कंप्लीट सफिशिएंट क्या आता है इनके लिए? xn हो जाएगा ना, xn आ जाएगा ना। हाँ उसका फंक्शन ढूंढो जो उस पे e की पावर n कब बनेगा। पर उसमें xn का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन ही नहीं आ रहा, तो लेमन से तो नहीं होगा, xn का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन नहीं बनेगा। इसमें तुम्हें ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्मूले तो काम करेंगे नहीं, तो पीएमएफ निकाल सकते हो। इसका मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे,
पीएमएफ निकाला वो नॉन नहीं आ रहा, मतलब 1 माइनस एक्स बाई एन की होल पावर एन आ रहा है। ये क्या है? ये कोई नॉन नहीं लग रहा है। ये सीडीएफ है, सीडीएफ है। कैसे निकाला आपने सीडीएफ वो करके? अच्छा, मिनिमम ऑफ एक्स आई मतलब वो मैक्सिमम ऑफ एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स लेके वैसा करके, वो सीडीएफ वाला मेथड नहीं होता उससे। हाँ उससे तो आएगा, सीडीएफ आया तो सीडीएफ से हेल्प से पीएमएफ निकाल सकते हो। लेकिन अच्छा मैं ट्राई करता हूँ रुको, इसमें ना कंप्लीट सफिशिएंट है, क्या सीन है? तो इसका जो है मैक्सिमम जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये आया आपका कंप्लीट सफिशिएंट। जी सर। तो मैक्सिमम जो है कंप्लीट सफिशिएंट है। अब यूएमवीयू निकालना है तो तुम मैक्सिमम का पीएमएफ लिख सकते हो। सीडीएफ निकाल ही रखा है ना, तो सीडीएफ से पीएमएफ कैसे निकालते हैं? वो पी जेड ग्रेटर देन पी जेड लेस देन इक्वल टू जेड माइनस पी जेड लेस देन इक्वल टू जेड माइनस 1, तो उससे भी नॉन नहीं आएगा। पर क्यों नहीं आएगा? सीडीएफ क्या है? नॉन क्यों चाहिए हमें? एक्स बाई पर नॉन नहीं आएगा तो सर वो निकालेंगे कैसे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे तो वो निकाल बनेगा कैसे? मतलब सर बैठेगा नहीं। तुमने जो सॉल्व किया पहले उसका फोटो भेजो, मैं देखता हूँ क्या है, नहीं तो फिर अपने तरीके से मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन है तो सॉल्व होगा ही, कहीं ना कहीं मेथड मिलेगा ही। मैं बस ये श्योर कर रहा था, इस बुक में इन्होंने पता नहीं ढूंढना पड़ेगा। सॉल्यूशंस है बुक में एक प्रॉपर, अपना हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब बुक में है तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ये है। वरना कर तो हम खुद भी सकते हैं। सर भेजा है, आपको भेजना है। ये पीडीएफ आ रहा है एक्सेल का। तो ये कह रहा है कि रुको रुको, यहाँ से बताता है वेरिएंस ऑफ दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस। तो आप तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम कर रहे हो। नहीं पर नीचे सर एफ एक्शन भी निकाल दिया, वो ऊपर तो एफ मिनिमम तो ऐसे निकाल के देखना चाह रहा था कि क्या आ रहा है, फिर बाद में नीचे एफ एक्शन भी निकाल रखा है। एफ एक्शन ये 1 माइनस एक्स बाई एन का होल पावर एन आ जाएगा। तो सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट, ठीक है, तो ये आ गया, मान लो चलो तुम्हारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ये आया। तो इससे पीएमएफ क्या आएगा? फिर उसके आगे पीएमएफ उसके आगे अगले वाले दूसरे वाले पेज में डाल। तो ये एक्स पे पीएमएफ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है? लेमन सेफी में क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज इक्वल टू वो थीटा कर देते हैं, मतलब जो भी थीटा हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी किसका इक्वल? थीटा के जो भी मतलब हो, ई की पावर है। और ये टी क्या है यहाँ पे? कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ और ये क्या होता है? तो अप्रोच बता देता हूँ मैं। तो एक तो लेमन सेफी से भी निकाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन राव ब्लैकबेल से हम सॉल्व करते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन लेमन सेफी से भी सॉल्व होगा, बट लेमन सेफी से वो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, सीरीज सॉल्व करने पड़ते हैं। जो भी हम लोग तुम देखते हो जैम के जो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस मैंने या किसी ने भी राव ब्लैकबेल से किए होंगे, वो सारे क्वेश्चन लेमन सेफी से भी होंगे, बट वो लेंदी होगा, तभी ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। बताओ इसका क्या फॉर्मूला है? जी ऑफ, चलो ऐसा बोल देता हूँ, टी प्रोबेबिलिटी एट टी, टी फ्रॉम
ये पता है तुम्हें? जी सर। हाँ, ये तुमने निकाल रखे हैं। इसका सीरीज एक्सपेंशन करो, देखो कुछ क्या हो सकता है। नहीं बन पा रहा है, ट्राई किए हैं सर। अच्छा। एक दो घंटा हो गया मैं इसी पे लग रखा हूँ। इसमें सर e की पावर n को वो एक्सपेंशन खोला तब भी n की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, फिर वो मतलब n की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल, फिर वो k फैक्टोरियल उस साइड में एडजस्ट ही नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। है तो सॉल्यूशन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है बट सॉल्यूशन तो आएगा। तो यहाँ से एक ये अप्रोच है, यहाँ से समहाउ हम सॉल्व करके GT फाइंड करें, तो GT मेरा UMUE होगा। पहला अप्रोच ये है। अब ये सॉल्व हो सकता है, करना मुश्किल हो, बट ये PMF रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं और मुश्किल हो सकता है। दूसरा अप्रोच जो है कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसका निकाल सकते हो कोई? x बार इसका नहीं सर, इसका तो mj से निकलेगा शायद। हाँ mj से निकल जाएगा। क्या आएगा अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्या आएगा? इसका नहीं सर, n को लेके ट्राई किए थे तब तो x बार से बन जाएगा। नहीं नहीं, राव ब्लैकवेल लगाने के लिए इसका अनबायस्ड UMUE निकालना है तुम्हें। तुम्हें इसका है तो अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा। उससे आ जाएगा सर, mj से आ जाएगा। मैंने निकाला भी पर निकल जाना चाहिए उसे तो mj। बाकी तो तरीका पता ही आपको, डेल्टा निकालो अनबायस्ड एस्टिमेटर, और T यहाँ पे xn है कंप्लीट सफिशिएंट, तो करना तो वही पड़ेगा, मेन डेल्टा ढूंढना है, अब करना तो वही पड़ेगा। तो एक ये अप्रोच है। तीसरा अप्रोच है, आपको पता ही है तीसरा अप्रोच कौन सा है, क्रैमर और लोअर बाउंड वाला। तो उसके लिए एस्टिमेटर पता हो तो हम चेक कर सकते हैं, ऐसे ढूंढेंगे तो फिर पूरा लाइफ निकल जाएगा, ऐसा है। तो एक ये है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढो, ऐसा ढूंढो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा e की पावर n हो जाए। ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा ऐसा क्या लोगे कि एक्सपेक्टेशन e की पावर n हो जाएगा। क्या कर सकते हो यहाँ पे? डायरेक्टली तो नहीं बनेगी, कुछ फंक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, अगर इसका एक्सपेंशन लिखो तो क्या होगा? अगर तुम e की पावर n का एक्सपेंशन लिखोगे तो दिस इज सीरीज, क्या होता है? n की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अभी r फैक्टोरियल तो उस साइड चला जाएगा पर n की पावर r नहीं एडजस्ट होगा। नहीं नहीं, अब ये है कि तो हर टर्म का UMUE तुम्हें पता है, ये यही तो है 1/n प्लस n² / 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से। क्या n की पावर r का तुम निकाल सकते हो? वो मतलब n का UMUE पता है, n² का अगर n के सारे पावर का पता चल गया तो ये भी सीरीज फॉर्म में आ जाएगा, बाद में उसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो क्या इसका UMUE निकाल पाओगे? n का UMUE क्या है, n² का क्या है, n³ का क्या है? तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब अभी मैं ट्राई करूंगा, शायद मुझे भी बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व हो भी ना। तो कोई नया क्वेश्चन है तो मुझे भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मतलब स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं। तो इसको मैं देखता हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, फिर ट्राई करूंगा, क्योंकि ट्राई करूंगा टाइम किल होगा, बाकी लोगों का डाउट रह जाएगा। तो मैं देखता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं, कल डिस्कस कर सकते हैं 6 to 7 में। हाँ जी सयानी, आपने क्या भेजे हैं? वो तो वही लिख के भेज दिया जो आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नहीं सर, आप देखिए सर। हाँ, क्या भेजा आपने? मीन का डेफिनेशन और PDF क्वेश्चन का। आराम से एक दो बार ट्राई। मैंने मार्जिनल निकाला है, आप कैसे बोल सकते हैं? f(x, y) का मार्जिनल निकाला है सर। मार्जिनल निकाला है यहाँ पे। वो तो ठीक है। अब मैं यही चाहता हूँ, आपको एक क्वेश्चन पे कम से कम 4, 5, 10 पन्ना खर्च करना चाहिए ना सीखने के लिए। 8-10 पेज खर्च तो करो। आपने 4 लाइन लिखे, आपने डिसाइड कर लिया आपसे नहीं होगा। वो भी 4 लाइन अभी लिखे आपने, जब मैंने बोला भेजो फोटो तो आपने लिख के भेजे हैं, उससे पहले आपने नहीं किए थे। अरे मैं टीचर हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ कि मैं आपके पास एग्री हूँ, बट आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, तो मुझे पता है कौन कितना ट्राई करके आया है, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं आपको कई दिनों से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई डाउट पूछ रहे हो तो उससे पहले आप, जैसे चंदन ही है, तो अभी ये डाउट जो पूछा है इसने बहुत ट्राई किया, बहुत अलग तरीके से। अब इसने फिर मुझसे डाउट पूछा, है ना, और मुझे लगा कि मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि नया क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या था ये देख लो, ये क्या क्वेश्चन है पता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि जो 1 2 x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म है ओवर दिस सेट। अब इसमें फाइंड करना है UM v UE ऑफ e की पावर n, ये क्वेश्चन है इसका जो उसने पूछा है। अब उसने बहुत सारे तरीके से ट्राई किया, उसको लगा नहीं हो रहा है तो डाउट पूछा, तो सेम आपको भी करना होगा। ये इसलिए नहीं कि आपके पास मैं सॉल्व कर दूंगा, सॉल्यूशन आ गया आपके पास, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा आप तब भी नहीं कर पाओगे, और आप नहीं, आपके जैसे कोई भी नहीं कर पाएगा जो जिसका ये अप्रोच है कि क्वेश्चन देखे और डाउट हो गया मेरा। तो एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर भी दूं और आपके पास सॉल्यूशन आ भी गया, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं होगा तब भी, क्योंकि आपने अपने दिमाग को यूज किया ही नहीं। ये मैं हर बार ये कहना चाह रहा हूँ, तो आप 4 5 10 पेज सॉल्व करो, ट्राई करो, 10 15 अप्रोच लगाओ, एटलीस्ट 1 2 घंटे इसमें दो, तो उससे भले ये क्वेश्चन हो ना हो, इसमें इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि हजारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे आसान वाले, समझ रहे ना। तो आराम से ट्राई करके आओ और फिर कल दोबारा पूछो, नहीं तो आप मुझे भेजो फोटो कितना आपने ट्राई किया, 4 लाइन आपने लिख के भेजे हैं, दिस इज नॉट जस्टिफाई, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है आपने ट्राई किया है। सर जी ये जो UMG और कैपिटल N है, ये सर ये तो एक नंबर है, मतलब 1 to n पैरामीटर है ये, थीटा ले लो, ज्यादा दिक्कत हो तो थीटा है। चलिए अब ट्राई कीजिए, थीटा कोई नेचुरल नंबर है, अब निकालिए UMV ऑफ थीटा। अब ट्राई करना आराम से, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। इवन थीटा का UMV निकालने में आपको काफी सोचना पड़ेगा, उसके बाद ई की थीटा तो बाद में आएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिनका है AB 3x3 singular matrix with AB is equal to V for a non-zero vector क्या है V, then which of the following option may be characteristic polynomial। तो क्या दिक्कत है इसमें, किसका डाउट है ये जो पढ़ा हूं अभी? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मतलब ये तो समझ आया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछा है, बट सर कैसे करेंगे ये? व्हाट डज इट इम्प्लाई, AB बराबर V का मतलब निकालिए आप, यही तो दिया है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसी से हमें कोशिश करना है इम्प्लाई करने का। तो AB इज इक्वल टू V इम्प्लाई क्या, दिस इम्प्लाइज व्हाट, हाँ AB इज इक्वल टू लैम्डा V इम्प्लाइज व्हाट, क्योंकि आपको यही तो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, बट हमें उससे इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज आइगन वैल्यू, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में आपको। अब 4 इक्वेशन है, अब चारों इक्वेशन में देखो x इज इक्वल टू 1 किसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना? समझ गए सर जी हाँ हाँ। नेक्स्ट जो है which of the following implies a convergence of xn, so which of the following implies convergence of xn, the subsequence x2n plus 1 x2n x3n are convergent and have the same limit। कौन सा ऑफ, देखो ध्यान देखिए क्या क्या बोला है, x2n plus 1 x2n ऑड टर्म इवन दोनों सबसीक्वेंस, और x3n भी कन्वर्जेंट है और सेम लिमिट है, तो सही बात है। देखो होगा क्या, इसने सीक्वेंस को 2 सब सीक्वेंस में ब्रेक किया, एंड बोथ सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट एंड इट हैज द सेम लिमिट, है ना? और तीसरा क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि दिस 3 आर कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट अगर डिफरेंट लिमिट होगी तो बी तो गलत ऑप्शन है। एक्स के एन आर कन्वर्जेंट, के मोर देन इक्वल टू 2, तो 2 मतलब क्या, के क्या मोर देन इक्वल टू मतलब के 2 है, ये सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं क्या आप? एक्स के एन मतलब क्या, सब सीक्वेंसेस ही होते हैं ना, एंड लिमिट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इज 0, तो ए ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, ठीक है। सर इसमें ए और डी दोनों ट्रू दिया हुआ है। डी में क्या है कि xn माइनस 1 माइनस एक्स एन
अच्छा सीक्वेंस की बात कर रहा ना, तो सोचते हैं क्योंकि अगर MSQ है तो इसमें ए तो ठीक है क्योंकि सेम लिमिट है तो कन्वर्ज कर जाएगी, BC में जरूरी नहीं सेम लिमिट है इसलिए डाइवर्ज कर जाएगी, जरूरी नहीं कन्वर्जेंट होगी। डी का क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn+1 माइनस xn 0 है, यही ना। तो ये 0 कह रहा है, तो इसका कोई काउंटर एग्जांपल है? ऐसा कोई सीक्वेंस बताओ जो इसको फॉलो कर रहा हो बट कन्वर्जेंट ना हो। ये ट्राई कर सकते हैं पहले गलत, या इसको अगर प्रूव करना चाहें तो xn रूट एन का, कौन सा? रूट एन का, हाँ रूट n, ओके एक मिनट। तो यहाँ क्या करते हैं, यस अगर मैं xn लेता हूँ रूट n तो xn+1 हो जाएगा रूट n+1, फाइन। तो इसका डिफरेंस लेंगे xn+1 माइनस xn रूट अंडर n+1 माइनस रूट n। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 1 रूट अंडर n+1 प्लस रूट n। और इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड की लिमिट लेंगे तो ये वाला सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि xn कन्वर्जेंट होगा? बताइए जी, इंप्लाई कर रहा है क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? जिसका डाउट है बताओ भाई। नो सर। हाँ तो दिस डजंट इंप्लाई कन्वर्जेंट, तो डी गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अरे भाई अब मैं एक दूसरा एग्जांपल तुम्हें देता हूं। ये कह रहा है कि x2n चलो यही ले लो -1 की पावर n। अब बताओ इसके लिए तो यहाँ पे है x2n+1 x2n और x3n। 3n में क्या क्या आएगा, 2n+1 तो ऑड टर्म्स आ गए, 2n में इवन टर्म्स आ गए। अब 3n का क्या मतलब है, 3n का मतलब है 3n भी है ना, तो 3n का मतलब है 3 के मल्टीपल्स। सो 3 6 9 12 एंड डॉट 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 डॉट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इवन वाला नंबर भी आ गया और ऑड वाला नंबर भी आ गया और वो कन्वर्जेंट है, ये है ना। तो इसका क्या मतलब है ना, ये 3n का ये फॉर्म है। सो 3n इज दिस। सो देखो ये तो क्या होगा, जैसे अगर आप इसकी बात करोगे इफ यू टॉक अबाउट दिस, सो ये ठीक है x2n+1 आपका जस्ट -1 हो जाएगा, x2n जस्ट 1 हो जाएगा। अगर यहां आप x3n करेंगे तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि n को 1 रखूंगा 3 तो -1, 2 रखूंगा तो 1 -1 1। ओके तो ये यहाँ कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे क्या होगा, ये जो आपके पास क्योंकि यहाँ 3 है ना, दिस आर कन्वर्जेंट हैव द सेम लिमिट। एक्चुअली ए भी ना सेम ही बात कह रहा है, ए एंड बी ऑप्शन जो है दोनों एक ही बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि x2n+1 अगर मान लो L1 लिमिट है इसकी, कोई ऐसी सबसीक्वेंस है और x2n L2 पे जा रही है, ठीक, क्योंकि मुझे कहा ये कन्वर्जेंट है ये कन्वर्जेंट है। अब ध्यान दो x3n कन्वर्जेंट है और वो L3 पे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये L3 एक्चुअली इस सबसीक्वेंस में इसके टर्म्स भी हैं और इसके टर्म्स भी हैं। तो ये कहना चाह रहा है L3 = L1 = L2। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसमें ना मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कर देखो कि थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म इधर आएगा आगे है ना, तो इवन टर्म्स भी इसमें हैं, ऑड वाले टर्म्स भी हैं। तो अगर ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ये वाले, तो ये भी यहाँ से ये पता चल गया अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो ये अकेला इंप्लाई करता है अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट या xn इज कन्वर्जेंट। तो सही बात है, ये तुम्हें तो देखने की जरूरत थी x3n, क्योंकि x3n जो सब सीक्वेंसेस हैं
इसके अंदर इस वाले भी टर्म्स हैं और ये टर्म्स भी हैं। तो अगर ये दोनों कन्वर्जेंट है तो अगर डिफरेंट लिमिट होगी ना इसकी तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके भी डिफरेंट लिमिट आ जाएंगे तो कन्वर्जेंट तो होगी नहीं ये। तो ये दोनों कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सब सीक्वेंस की सेम लिमिट है, तो ये तीनों इक्वल हो गई। और तीनों इक्वल हो गई तो मैं कह रहा हूँ ए एंड बी ऑप्शन सेम ही बात कह रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, ठीक है। इसीलिए तो दोनों एक ही चीज है, बट उन्हें इम्प्लाई करने की जरूरत थी, है ना, कि कन्वर्जेंट है। जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है डिफरेंट हो, तो अगर ये डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इसके टर्म्स में है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ए एंड बी इज फाइन। नेक्स्ट क्या है जी, तो इसमें क्या डाउट है? A random sample of 100 voters in community produce 59 voters in favor of a candidate A. The observed value of the test statistics for testing the null hypothesis, ये P 0.5 है versus P not this. The observed value of test statistics for testing null hypothesis this versus this. ओके, तो ये कह रहा है कि 59 वोटर क्या किया, फेवर में वोट किया ए के। ये पी क्या है? रैंडम सैंपल 100 वोटर्स से कम्युनिटी प्रोड्यूस 59। ये तो समझ आता है कि ठीक है 100 लोग हैं तो ये 100 वोटर्स हैं और यहाँ से 59 ने ए को सपोर्ट किया तो बाकी जो बचे 41 वो बी को सपोर्ट किया, इस तरह समझो। ऑब्जर्व वैल्यू ये है कि वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सो अब पी तो बताया ही नहीं क्या है। एनीवे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, LH0 अपॉन LH1। अब लाइक्लीहुड क्या लोगे, तो यहाँ पे MNE आ जाएगा। वैसे अगर हम देखें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स तो हमें पता है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 लेस देन इक्वल टू K। दिस इज क्रिटिकल रीजन। तो ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा क्रिटिकल रीजन है और इसको बोलेंगे ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करो, अंडर H0 P की वैल्यू हाफ है और यहाँ MLE होगा, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया ही नहीं क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, देखो पी के बारे में नहीं बताया, मुझे लग रहा है कुछ लाइन मिसिंग है इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि पी के बारे में कुछ तो बताता है, पी इज व्हाट, यहाँ पी कुछ है ही नहीं। सो पी क्या है, तो मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ दो इसको। किसके रह गए? हाँ जी नेहा, इसमें क्या है? सो 168 कह रहा है कि critical region is a region of rejection which is a subset of the sample space। तो हाँ, sample space टेस्टिंग में क्या होगा, and test function is a mapping from sample space to 0 1। तो टेस्ट फंक्शन जो है मैपिंग है सैंपल स्पेस टू। टेस्ट फंक्शन क्या होता है, 5x। तो 5x को हम लोग हाँ मतलब रेंज तो 0 1 है और हम लोग क्या लेते हैं, x बिलोंग्स टू व्हाट, ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करना था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। टेस्ट फंक्शन तो पता है ना आप लोगों को, जैसे टेस्ट फंक्शन हम क्या यूज करते हैं, हमने अक्सर यूज किया है कि अगर नॉन रैंडमाइज टेस्ट है तो टेस्ट फंक्शन क्या होता है, 1 0
जहाँ x बिलोंग्स टू c, x डज नॉट बिलोंग टू c, c यहाँ क्रिटिकल रीजन है, तो ये नॉन रैंडमाइज टेस्ट का टेस्ट फंक्शन है। ओके सर। तो और रैंडमाइज टेस्ट होगा तो यहाँ पे p और 0 इस तरह से कुछ ले लो, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू c, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ होता है रैंडमाइज टेस्ट में। तो फिर भी रेंज तो 0 1 में ही रहेगा, 5x है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो होता है ना साइज जो होता है एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x ये रहता है अंडर h0 व्हेन h0 इज ट्रू, ये है। सर टेस्ट फंक्शन का मतलब ये कैसे पता चला ये इसी टेस्ट की बात कर रहे हैं? ये डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन जानना पड़ेगा। टेस्ट फंक्शन कोई थ्योरम थोड़ी, तो डेफिनेशन है, एक टर्म है, तो उसका आपको डेफिनेशन जानना पड़ेगा। कोई बुक खोलिए, देखिए उसमें डिफाइन कर रखा होगा, इट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट फंक्शन, तो डेफिनेशन है ये। अच्छा, पहला क्या था, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है, रिजेक्टिंग h0 व्हेन इफ सम है ना x बिलोंग्स टू c, और x क्या होता है ओमेगा टू r, तो x कहीं ना कहीं मैप करता है सैंपल स्पेस को रियल नंबर में, है ना। तो यहाँ भी कहने का मतलब यही है, x ओमेगा बिलोंग्स टू c और x ओमेगा जो वो रियल नंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकालते हो, यहाँ यही तो देखते हो आप, ओमेगा सच दैट x ओमेगा लेस देन c, और ये ओमेगा किस में बिलोंग करता है, सैंपल स्पेस में, तो इसका मतलब है वो ओमेगा जिसके लिए x ओमेगा क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करता हो, है ना। ये है आपका क्रिटिकल रीजन का मीनिंग। तो वो सारे आउटकम सैंपल स्पेस के जो इसके फेवर में हो, ठीक है, स्टेटमेंट सही लग रहा दोनों। फिर क्रिटिकल रीजन सैंपल स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल स्पेस एक्चुअली क्रिटिकल रीजन जो है वो, आप जैसे साइज निकालते हो तो क्या निकालते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू c अंडर h0, ये निकालते हो ना, साइज का मतलब यही है। तो इसमें क्या फाइंड करते हो आप, x बिलोंग्स टू c कहां से आता है, आपको एक रैंडम वेरिएबल दे रखा होता है, तो एक्चुअली होता क्या ना, हमें समझना ये, जब हम निकाल रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, एक मिनट, यस सर, हेलो, नहीं सर मैं तो आ गया, उससे मैं आ गया था। अच्छा, वो पेपर आपने चेक कर दिया क्या कोई, यस सर, हाँ यस, हाँ तो मेल पे आप भेज दीजिए, यस यस सर। एक मिनट आया अमृत, हाँ यस सर। ठीक है, आप लोग मुझे ट्राई करो, जो कुछ यस सर, तो मुझे थोड़ा वो सर के साथ भी बात करना है, तो आप लोग अभी ट्राई करो, बाकी जिनके क्वेश्चन, यस सर, हाँ बस आ गया। तो एक तो जो 1.5 है, यस सर, उसमें भी आई थिंक